नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज क्या बात है, संख्या कम है। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। हमने कल राशियों के बारे में पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। कुल 12 राशियां हैं, उनमें से 6 राशियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक? कल की कक्षा रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी, इसलिए एक बार मोटा मोटा हम लोग उसे दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, आपका भी अभ्यास हो जाएगा। पहली राशि है मेष, जिसका स्वामी है मंगल। क्योंकि स्वामी मंगल है, इसलिए ऐसी राशि के जातक का, ऐसे लग्न के जातक का स्वभाव मंगल के जैसा रहेगा। आवाज सबको सही आ रही है? कम तो नहीं है जी? मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपकी आवाज नहीं आएगी। कोई बात हो तो मैसेज। मेष राशि का स्वभाव मंगल जैसा होगा। इसके बाद हमने इसके गुण बताए थे। पूर्व दिशा की स्वामी है, पुरुष राशि है, अर्थात प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल स्वभाव का व्यक्ति होगा। लाल पीला वर्ण लिए हुए लाल रंग है। ऐसा रंग ऐसे व्यक्ति को प्रिय भी होगा और उसके लिए भाग्यकारक भी होगा। उसके बाद क्षत्रिय वर्ण है, अग्नि तत्व है। दोनों ही स्वभाव मंगल के हैं। तो यदि आपको ये पता चल गया कि मंगल है स्वामी, तो ये दोनों स्वभाव उसमें रहेंगे। इसके बाद चर राशि है। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल मीन कि रुकने वाला नहीं होगा, बैठने वाला नहीं होगा, स्थिर स्वभाव का नहीं होगा, चलायमान स्वभाव का होगा। पित्त प्रकृति है, स्वभाव अहंकारी होगा, साहसी होगा और मित्रों के प्रति दयालु होगा। और इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ऐसा जातक जिसके जन्म लग्न में मेष राशि हो, वो चलायमान होगा, मंगल की तरफ प्रकृति वाला होगा,
और अपने मित्रों के प्रति बड़ा दयालु होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी का मित्र हो तो उसकी बुरे समय में, उसके संघर्ष के समय में बड़ा साथ देता है। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि दक्षिण दिशा की स्वामी है। स्त्री जाति है, श्वेत वर्ण है, और जो चतुर्वर्णों में जो आता है उसमें वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण का अर्थ हो गया कि व्यापारिक स्वभाव की राशि है। और क्योंकि स्त्री जाति है, व्यक्ति इमोशनल होगा, व्यापारिक स्वभाव का होगा, लेन देन में बड़ा पक्का होगा, और भूमि तत्व है अर्थात स्थिर होगा, इमोशनल होते हुए भी टिक के काम करने वाला होगा। शिथिल शरीर का स्वामी होगा। ऐसे लोग थोड़े अपने बारे में सोचने वाले, सांसारिक कार्यों में दक्ष होते हैं और बुद्धिमत्ता से काम लेने वाले होते हैं। ठीक है, इससे मुंह तथा कपोल अर्थात गालों का विचार किया जाता है। तीसरी राशि है मिथुन। स्वामी है बुध, पश्चिम दिशा की स्वामी है। इसके बाद पुरुष राशि है। हरा रंग प्रिय भी होता है और भाग्यकारक भी है। शूद्र वर्ण है अर्थात मेहनती होगा, और पश्चिम अच्छा वायु तत्व वाली है, मध्यम संतान वाली है, शिथिल है, और द्विस्वभाव राशि है। न तो चर है न स्थिर है, दोनों स्वभाव है। ठीक है। इसके बाद कंधों और बाजुओं का विचार इससे किया जाता है। इसके बाद है कर्क राशि, जिसका स्वामी है चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में कर्क राशि हो, उसके चंद्रमा जैसा स्वभाव उसका रहता है। उत्तर दिशा की स्वामी है। स्त्री जाति है और रक्त धवल वर्ण है। रक्त धवल का मतलब होता है लालिमा लिया हुआ सफेद रंग। जैसे चंद्रमा का रंग आप देखते होंगे तो चंद्रमा वाइट नहीं होता है, हल्का सा रेडिश होता है। तो ऐसा रंग हो। क्षत्रिय सॉरी सौम्य प्रकृति है और बहुसंतान देने वाली है, और चर राशि है अर्थात चंचल स्वभाव रहता है। चंद्रमा का स्वभाव वैसे भी चंचल ही है। ठीक है, तो चंचल स्वभाव रहेगा, और इनके स्वभाव में लज्जा मिलेगी आपको। थोड़े शाई नेचर के होते हैं कर्क राशि के जातक, और सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और समय के अनुसार चलना जानते हैं। समय के अनुसार चलने का हुनर इनके पास होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, पूर्व दिशा के स्वामी है। पुरुष राशि है। पीला रंग इन्हें प्रिय होता है, पीले रंग इनके लिए शुभ कारक भी है। क्षत्रिय वर्ण है, पित्त प्रकृति है, अग्नि तत्व है, उष्ण स्वभाव है। ये सब इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि इसका पीडीएफ हम भेज चुके हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसका फलादेश बता रहे हैं बस ताकि आप समझ सकें। सभी लोग प्रयास करें जो वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन करें, क्योंकि ये जो चर्चा होती है ये चर्चात्मक होती है ना। जब तक आप दिखेंगे नहीं तब तक हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते आपसे। व्याख्यान वाला जो सेक्शन था वो सिर्फ भाव तक था, गृह और भाव। अब कुंडली को जब चर्चा करेंगे तो फेस टू फेस आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंह राशि में यात्रा प्रिय होता है व्यक्ति, और मेष राशि जैसा इसका स्वभाव होता है, लेकिन थोड़ा स्वतंत्रता प्रिय रहेगा और दूसरों को भी स्वतंत्रता देना पसंद करेगा। ऐसा इनका स्वभाव है। सिंह राशि इनकी। कन्या राशि और अंतिम राशि, इसका फलादेश हम लोग कल वाली रिकॉर्डिंग में भी है, उसे भी देख सकते हैं। मूलतः इसका स्वभाव मिथुन जैसा रहेगा, लेकिन एक अंतर होगा कि उन्नति और अपने सम्मान को लेकर के बड़े कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, उसके लिए
तरह कार्य करते हैं और पेट का विचार इससे किया जाता है। व्यापारी स्वभाव रहेगा, है ना, और द्वि स्वभाव की राशि है तो कभी टिक के काम करता है, कभी दिमाग में उथल पुथल रहती है, इस तरह का स्वभाव होता है। चलिए तुला की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज का विषय तुला का स्वामी कौन है, बताएंगे आप लोग? तुला राशि का स्वामी कौन है? हाँ, वीनस, शुक्र है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो जिसके लग्न में तुला राशि हो, चलिए दो चार इसके स्वभाव जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, वेस्ट की, और पुरुष जाति है इस राशि की, और श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण का अर्थ होगा कि जिसके लग्न में तुला राशि होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत गोरा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी श्यामल वर्ण का होगा, सांवले रंग का होगा। और क्योंकि पुरुष जाति है तो प्रैक्टिकल सोचने वाला होगा, प्रैक्टिकल जीवन जीने वाला होगा। इसके बाद इसका शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण का अर्थ हो गया कि मेहनत करने वाला होगा, वर्किंग होगा, और वायु तत्व वाली है। वायु तत्व का अर्थ बहने वाला, मतलब हवा के प्रभाव को देख करके चलने वाला या हवा के प्रभाव के साथ चलने वाला। जिस तरफ डेस्टिनी लेकर के जाती है ऐसे व्यक्ति उस तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद थोड़ा क्रूर स्वभाव की राशि है। ऐसे लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि जहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां पर भी नहीं होते, और एकदम व्यापारिक स्वभाव के होते हैं। बहुत संतति वाला होता है। अच्छा, पहला ही अच्छा, कोई बहुत प्रैक्टिकल है तो आप बताएं कि क्या वो स्पष्टवादी होगा या वो घुमा फिरा के बात करने वाला होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्पष्टवादी को आप SF लिख सकते हो, है ना, अगर स्पष्टवादी होगा जी, स्पष्टवादी होगा। डिप्लोमेट होगा, हाँ डिप्लोमेट। पर क्या डिप्लोमेट स्पष्टवादी कैसे होगा? डिप्लोमेट डिप्लोमेट तो कभी स्पष्ट बात करता ही नहीं है। डिप्लोमेट स्पष्ट बात करता है? स्पष्टवाद का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। वो डिप्लोमेट डिप्लोमेट कैसे हुआ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है? बैलेंस कर नहीं, स्पष्टवादी बैलेंस कहाँ करके चलेगा? बिल्कुल एकदम दो ध्रुवों की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेट होने का पहला मतलब है ना वो ना करता है ना वो हाँ करता है ना। डिप्लोमेसी तो इसी बोलते हैं ना कि अमेरिका से भी संबंध है, रशिया से भी संबंध है, ये डिप्लोमेसी। और स्पष्टवादी क्या करेगा? स्पष्टवादी स्पष्ट कहेगा कि भाई मेरे तेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, है ना, तुम्हारे साथ हमारा जमता नहीं। तो भारत रशिया और अमेरिका के साथ क्या है? डिप्लोमेट है ना, डिप्लोमेटिक है। और पाकिस्तान के साथ क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोले भाई तुम्हारे साथ हमारा जमता नहीं है तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो तुला राशि का जो स्वामी होता है वो बजाय डिप्लोमेसी के पसंद करता है स्पष्टवादिता, है ना। क्रूर है ना, क्रूर स्वभाव है, ठीक है। पुरुष जाति है तो दोनों चीजें क्या हो गई? प्रैक्टिकल बना दिया। उसके बाद दूसरा इसका स्वभाव क्या रहेगा? राजनीतिज्ञ होगा। राजनीतिज्ञ होगा, बहुत, हाँ, बहुत संतति का मतलब होता है कि दो से ज्यादा बच्चे, है ना। आज के दृष्टिकोण से देखें तो किसी के 3 बच्चे हो गए तो बहुत संतान हो मानी जाती है। इसे एक और चीज है कि ज्योतिष में जब हम
पाराशरी पढ़ते हैं ना, तो पाराशरी के एक लेखक है, कमेंटेटर है, तो उन्होंने लिखा है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिषी को अपना जजमेंट या सुझाव देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी अफ्रीका रीजन के व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, ठीक है, और उसकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न हो, तो आप क्या बताएंगे? जातक गोरा होगा? जातक गोरा होगा कि काला होगा? घाना का कोई व्यक्ति है, नाइजीरिया, सोमालिया, है ना, क्या बताएंगे? गोरा होगा कि काला होगा? क्या बताएंगे? बताएं। चलो, पर वो तो गोरा बताती है कर्क लग्न, तो इसका मतलब है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार गोरा होगा, वहां के लोगों के हिसाब से थोड़ा फेयर होगा, है ना, ऐसा बताएंगे। इसी तरह बहुत संतान, तो यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति आपसे पूछने के लिए आए, तो उसके हिसाब से बहुत संतान के दृष्टिकोण अलग है ना। कोई हिंदू पूछने आए तो उसके लिए अलग है, उस हिसाब से बताएंगे, मतलब अपना भी उसमें तर्क लगाएंगे कि आप कह दो कि किसी मुसलमान को कि 3 बच्चे होंगे, और 3 उसके लिए नॉर्मल है, 3 होना उसके लिए बहुत संतान नहीं मानी जाती है ना, देश काल परिस्थिति। हाँ, अल्प संतान में आप बता सकते हैं, अल्प संतान में उसे कह सकते हैं कि तुम्हें संतान होने में बड़ा कष्ट होगा, ठीक है। ये इसके बाद क्या है? ज्ञान प्रिय होता है ना, स्वभाव कैसा होता है? ज्ञान प्रिय होता है। ऐसे लोग ज्ञानी व्यक्तियों के पास में बैठना पसंद करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करना पसंद करते हैं, और राजनीतिज्ञ होगा, ठीक है, राजनीतिज्ञ व्यक्ति होगा, राजनीतिक दिमाग वाला व्यक्ति होगा, कूटनीतिक दिमाग वाला व्यक्ति होगा। उसके बाद विचारशील होगा और कार्य संपादक होगा। कार्य संपादक का मतलब क्या होता है? कार्य संपादक का मतलब क्या होगा? कार्य संपादक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ कार्य सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा वो उसे कर भी देता है, सिर्फ सोचता नहीं है, उसे प्रैक्टिकल भी करता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते। आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज स्पष्ट नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिस्टर्बेंस है वो बहुत। अभी कैसा है? अभी ठीक है? पहले ठीक आ रही थी? पहले से ही आ रही थी, अभी हुई है प्रॉब्लम ये। अभी बताएंगे अभी कैसे। शुरू से कम आ रही है या अभी कम? आ नहीं रही है जी आवाज। अब बताइए अब कैसी है?
कोई डिस्टरबेंस है हल्का सा? ठीक है आवाज? नहीं। एक बार कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी कैसी है आवाज? अभी आप लोग को सही नहीं है, आएगा सही क्या? नहीं है। मैसेज में लिख के बताना पड़ेगा आवाज। सही बात। क्या अभी भी हो रही है? चेक करते हैं, अभी भी हो रही है? अब बताइए, अब अभी क्या स्थिति है? और लीड में प्रॉब्लम है सर आपकी? एक बार बताएं, अभी भी हो रहा है? हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे पहले था। एक बार लास्ट चेक करें, क्या अभी भी हो रहा है? तो फिर माइक हमें हटाना पड़ेगा अगर अभी भी हो रहा है। डिस्टरबेंस है सर, जैसे माइक पाइप में हटा के बिना कुछ माइक डालते हैं ना, बिना माइक के करके देखिएगा आप। अभी ठीक है? बिल्कुल सही है, ओके। हाँ जी सर, ठीक है। अब आप पर्याप्त सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी। एक बार हम चलिए करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जननेंद्रिय का विचार इससे करेंगे। ठीक, आवाज सही आ रही है? एक बार लास्ट कंफर्म करें, आगे बढ़ते हैं। सही आ रही है? ठीक। तो जननेंद्रिय का विचार से अब हम ये समझेंगे कि कुछ विषयों पर हम लोगों को ना प्रैक्टिकल होना पड़ता है, डॉक्टर्स को, ज्योतिषी को, क्योंकि व्यक्ति यदि परेशानी में है और आप सिर्फ इसलिए उससे इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि एक सामाजिकता नहीं कहती है ना, तो आप उसकी कई समस्याओं को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, पर विशेष रूप से स्त्रियों को। मतलब समझ नहीं आ रहा? अभी आवाज ठीक आ रही है? आप सुन पा रहे हैं या अभी डिस्टरबेंस हो रहा है? ज्योत्ना जी, आप ईयरफोन के माध्यम। अभी तो ठीक है। ठीक। तो यदि आमतौर पर स्त्रियों को समस्या होती है, ठीक है, और वो जो भी दिक्कतें होती हैं उन्हें साइकिल की वजह से या किसी तरह के ब्लड लॉस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा जिस स्त्री की तुला राशि में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी,
तुला राशि डिस्टर्ब होगी या उसका शुक्र डिस्टर्ब होगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो समझिए उनको उस संबंध में निजी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, यही अगर उस कुंडली में मंगल पीड़ित हो, मंगल कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर और विशेष रूप से स्त्री के अंदर खून की कमी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आप फलादेश करें तो इसका ध्यान रखें। अगर शुक्र पीड़ित है या तुला राशि पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से फीमेल के अंदर निजी समस्याएं होती है स्वास्थ्य से संबंधित, और खून की कमी होती है यदि मंगल में पीड़ित है। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक की ओर। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। हमने एक और राशि पढ़ी थी जिसका स्वामी था मंगल, कौन सी राशि है? मेष। वृश्चिक के अलावा मेष का स्वामी मंगल। ठीक है, तो यदि किसी का मेष लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो तो दोनों में अंतर क्या होगा वो समझे। वृश्चिक राशि में ये उत्तर दिशा की स्वामी है और स्त्री राशि है। ठीक है, मेष राशि क्या थी, पुरुष थी या स्त्री थी? पुरुष। पुरुष राशि तो मेष राशि पुरुष थी और यह स्त्री है, तो बेसिक चेंज हो गया है ना। वो प्रैक्टिकल राशि है, ये इमोशनल राशि है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इस राशि का जो वर्ण है वो सफेद रंग है, शुभ्र वर्ण, चमकता हुआ। उसका क्या था, लाल रंग। ठीक है, दोनों का रंग अलग। तीसरा, इसकी कफ प्रकृति है। उसकी प्रकृति क्या थी, पित्त थी, वात थी या कफ? पित्त प्रकृति। तो कफ प्रकृति अर्थात कफ प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ठंडी राशि है ना, ठंडे स्वभाव की। इसके बाद इसका वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण उसका क्या था, उसका था क्षत्रिय वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण की जो राशि होगी या जातक होगा वो लड़ाई झगड़े में, गुस्से में इन्वॉल्व होगा या फिर पढ़ने पढ़ाने में, है ना, ज्ञानात्मक कार्यों में इन्वॉल्व होगा। दोनों में से किस में होगा, पढ़ने लिखने में होगा या लड़ने झगड़ने में होगा? पढ़ने लिखने में तो बोल के बता सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, अब हम सुन पाएंगे आपसे। पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में होगा। तो इसलिए जो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, अब उनका विवरण समझते हैं। क्योंकि ये स्त्री राशि है तो इमोशनल ज्यादा होते हैं। इसके बाद कफ प्रकृति है तो शांत स्वभाव के होते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण वर्ण है तो पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, शांत प्रकृति के होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बहुसंतान वाली राशि है। ठीक है, संतानोत्पत्ति में कष्ट नहीं होता है। जबकि मेष कैसी थी, अल्प संतान की थी, बहुसंतान की थी? ऐसी अनम्यूट करना पड़ेगा। अल्प संतान वाली, अल्प संतान वाली। इसके बाद इसका स्वभाव कैसा रहेगा, इसका स्वभाव भी स्पष्टवादी रहेगा। ठीक है, इसका स्वभाव भी स्पष्टवादी रहेगा और निर्मल और दृढ़ प्रतिज्ञ और हठी तथा दम्भी रहते हैं। अब ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, समझो आप चारों शब्दों को समझो। निर्मल है, निर्मल आदमी कैसा होता है, मन में बात नहीं रखता, जिसके मन में मल ना हो। ठीक है, जिसका मन मलिन ना हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, निर्मल। वो अपने मन में कुछ नहीं रखता है, स्पष्ट बोलता है, इसलिए स्पष्टवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ऐसे लोग, आप वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न के जातक बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं। अगर उन्होंने कोई बात एक बार सोच ली, कोई उन्होंने मन बना लिया, तो वो जल्दी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे लोगों में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसका वृश्चिक लग्न है और आपने मन बनाया
कि हम लोग इस स्थान पे जाएंगे घूमने के लिए, उसने भी सहमति दी, या उसका प्रपोजल था, आपने सहमति दे दी, और आपने बीच में संशोधन कर दिया कि वहां नहीं जाते हैं, दूसरी जगह चले, तो ऐसे में वो व्यक्ति बुरा मान जाता है। ठीक है, तो वो अपने निर्णयों को लेकर के, अपनी जिद को लेकर के बहुत एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ टाइप का होता है, कमिटेड होता है। और क्योंकि स्त्री राशि है और कफ प्रकृति है, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े की अपेक्षा वो लड़ेगा नहीं आपसे, बुरा मान जाएगा, है ना, जिसे रूठ जाना कहते हैं। तो उस तरह इमोशनली आपको क्या करेगा, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या होगा, एक चीज करेक्ट करेंगे कि जो पेट से नीचे का स्थान है ना, नाभि से नीचे का स्थान, वो तुला के अंतर्गत आता है। समझ गए, नाभि से जो नीचे का स्थान है वो तुला के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जितने भी जो रोग बनते हैं वो नाभि से लेकर के नीचे के हिस्से में बनते हैं, और जननेंद्रिय का जो विचार होगा वो वृश्चिक से होगा। ठीक है, जननेंद्रिय का विचार वृश्चिक से होगा। इससे आप एक और चीज बता सकते हैं वृश्चिक राशि से, कि यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए वृश्चिक राशि में पाप ग्रह हो, केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जब इनकी दशा आए या उस समय खान पान को लेकर के बड़ा सजग रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पाइल्स जैसी बीमारी जो है इन लोगों को जल्दी पकड़ती है। ठीक है, क्योंकि जननेंद्रिय के कारक है और गर्म राशि है। ठीक है, हाँ, नहीं, मंगल की राशि है, तो इस कारण से क्या होगा, रक्त से संबंधित दिक्कतें बने। ठीक है, इसका क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन है बताइए? बृहस्पति। धनु राशि का स्वामी होगा बृहस्पति। यदि किसी के लग्न में धनु राशि हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका स्वभाव कैसा होगा? बृहस्पति के जैसा होगा। हाँ, समझदार होगा, जैसा बृहस्पति है ना, गंभीर होगा। पूर्व दिशा की स्वामिनी है, ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और पुरुष जाति है। ठीक है, पुरुष जाति की राशि है, तो प्रैक्टिकल है ना। इसके बाद स्वर्ण वर्ण है, गोल्डन कलर, चमकदार रंग है। ऐसे लोग आपको चमकती हुई चीजों को पसंद करते हैं। ठीक है, चमकदार चीजों में द्विस्वभाव है, न चर है न स्थिर है, दोनों प्रकार के स्वभाव की राशि है, समय के अनुकूल व्यवहार करने वाली राशि है। ठीक है, इसके बाद एक क्षत्रिय वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण का मतलब हो गया कि उत्साही है, साहसी है, ऐसा जातक कहता है वो उत्साही है। और चित्त प्रकृति है, चित्त की प्रकृति है। ठीक है, इसके बाद अग्नि तत्व है, अल्प संतान है, दृढ़ शरीर है। अब यहाँ पे आप ये समझेंगे कि मान लीजिए आपने तो बृहस्पति पढ़ा था, बृहस्पति पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, बृहस्पति का जातक तो ऐसा होगा, है ना। क्या आप बृहस्पति के जातक को मस्कुलर भी इमेजिन कर लेते हैं? मस्कुलर तो नहीं होगा। गुरु कैसा होगा? मंत्री, शिथिल शरीर वाला होगा, वैसे भी बृहस्पति की आयु वृद्धि की है ना, उस तरह के तो धीर गंभीर आदमी होगा। लेकिन यदि धनु राशि हो तो अब आपका फलादेश चेंज हो जाएगा। वो बुद्धिमान तो होगा, विवेकी भी होगा, ज्ञानी भी होगा, गंभीर भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ
अच्छे शरीर वाला होगा, रिष्ट पुष्ट हो, ठीक है, क्षत्रिय वर्ण वाला हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत ज्ञानी रहते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं ना, जल्दी गुस्सा आ जाता है या जल्दी निर्णय लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार, ठीक है, कैसे हैं, तुरंत वाले हैं, है ना, एकदम हाई फाई हो जाते हैं। लेकिन उनका क्षेत्र क्या है, बृहस्पति का क्षेत्र है। हाँ, तीर के समान। धनु क्या है, वो है ना, धनु का मतलब क्या होता है, धनुष, ठीक है। तो धनुष चलाने के लिए आपको पारंगत भी होना पड़ेगा, ठीक है। और धनुष चलाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, त्वरित भी होना पड़ेगा, तुरंत भी होना पड़ेगा। सांस रोकिए, आपने किसने चलाया धनुष, शूटिंग की है, आज के समय का धनुष क्या है। जी मैंने चला है, अच्छा, आपने चलाया। तो शूटिंग जो करते हैं या जो राम के अभिनय में जी, जी, राम के अभिनय में। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। तो जो धनुष चलाते हैं वो बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट करेंगे कि धनुष या राइफल या फिर कोई भी गन चलाने में दो चीजों का बड़ा ध्यान रखें। एक, जब आप निशाना लगा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल एकदम शांत होने चाहिए, हार्ट बीट भी आपकी बहुत स्लो होनी चाहिए ताकि आप निशाने को टारगेट कर सकें। और शूट करने के लिए या तीर छोड़ने के लिए एग्जैक्ट मूवमेंट पे छोड़ना पड़ता है। जरा सा आपने 1 सेकंड ऊपर किया तो वो, क्योंकि हार्ट बीट आपकी चल रही है तो वो हिलती रहती है, तो एकदम मूवमेंट पे छोड़ते हैं। तो ऐसे ही धनु राशि वाले होते हैं, गंभीर है, ज्ञानी भी है, सारे गुण है, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्षत्रिय विभूति के भी है, और अग्नि तत्व के भी है। जैसे चाणक्य, चाणक्य है ना, चाणक्य कैसे थे, कौटिल्य बहुत ज्ञानी भी थे, लेकिन अगर क्रोध आ गया या फिर कोई व्यक्ति समझ में नहीं आया तो उसके लिए एकदम क्षत्रिय हो जाते थे, ठीक है। तो ये वर्ण, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले भी कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति ये मानता हो मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ब्राह्मण, या कोई मानता हो क्षत्रिय हूँ, तो राशि तो बताएगी आपकी कि आपका वर्ण कैसा है, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। आप क्षत्रिय वर्ण में भले ही पैदा हुए हो लेकिन आपका स्वभाव आपकी राशि के वर्ण के अनुसार होगा, ठीक है। इसके बाद इसका स्वभाव देखते हैं कैसा होगा, करुणामय स्वभाव होगा, ठीक है, दूसरों पर दया करने वाला होगा, करुणा करने, और मर्यादाशील होगा, मर्यादित रहने वाला होगा, लेकिन इसी के साथ साथ अधिकार प्रिय होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, मर्यादित भी है लेकिन अपनी पकड़ को ढीली नहीं होने देता, है ना, अधिकार रखता, अधिकार से बाहर नहीं जाने देते हैं। क्या विचार करते हैं इससे, दोनों पांवों की संधि, दोनों पांवों की संधि और जंघा का विचार किया जाता है। दोनों पांवों की संधि क्या कहलाएगी, जहां पर जाकर के हमारी दोनों जो लेग है वो जुड़ती है, ठीक है, उस स्थान को, उस जॉइंट को, दोनों हड्डियों के जॉइंट को और दोनों थाइज को धनु राशि बताती है, ठीक है। इसके बाद है मकर, मकर का स्वामी कौन है बताएं, शनि। शनि, मकर का स्वामी शनि। तो मकर राशि जिसकी होगी, मकर लग्न जिसका होगा, उसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, शनि के जैसा, शनि के जैसा। लेकिन शनि का स्वभाव तो दो राशियों पे है, मकर और कुंभ, तो दोनों में अंतर क्या है समझते हैं। सबसे पहले ये दक्षिण दिशा की स्वामी है, ठीक है, स्त्री जाति है और पिंगल वर्ण है। पिंगल वर्ण का मतलब क्या होता है, पीलापन लिया हुआ है, ठीक है। और वैश्य वर्ण की जाति, शनि का वर्ण क्या है, शनि का वर्ण क्या है बताइए, शूद्र, शनि का वर्ण है शूद्र, लेकिन इस राशि का वर्ण क्या है,
वैश्य। ठीक है, तो मकर लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं? वैश्य स्वभाव के होते हैं, व्यापारिक स्वभाव के होते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व वाली राशि है, और ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब भी आप शनि के जातक का विचार करेंगे, आप उसे क्या बोलते हैं बार बार? डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, जनरल रहना पसंद करता है, सामान्य रहना पसंद करता है, सामान्य जीवन जीना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व है, स्थिर तत्व है। ठीक है, इसके बाद शिथिल शरीर होगा और वात प्रकृति होगी। वात का मतलब वायु की प्रकृति होगी, शनि की प्रकृति वायु की है। ठीक है, और शिथिल शरीर हो, बहुत मस्कुलर बॉडी भी होती है। अच्छा, मकर लग्न में जो जातक होते हैं, आमतौर पर उनकी करिकाठी सामान्य मिलेगी, बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, करिकाठी जो है सामान्य करिकाठी। इसका स्वभाव कैसा होगा? ये हमेशा उच्च स्थिति का अभिलाषी रहता है। ठीक है, बड़े स्थान पर जाना चाहता है, बड़ा सोचता है, बड़े खूब कमाना चाहता है, उस तरह का इसका स्वभाव रहता है। हमेशा ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सोचे, प्रोग्रेसिव नेचर का रहे। ठीक है, और इसके द्वारा किसका विचार करेंगे? घुटने का, घुटने का विचार करेंगे, पाँव के घुटने का विचार मकर से। किसी व्यक्ति की मकर जो लग्न है या जो मकर राशि वो पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति की घुटनों में दर्द की समस्या रहती है। ठीक है, घुटनों का दर्द। कुंभ, कुंभ की, या 10 मिनट है, सवाल ले लेते हैं फिर कुंभ और मीन को देखते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से आपको कितने लोगों को कुछ शंकाएं हैं या कुछ कैलकुलेशन करते हुए दिक्कतें आई होंगी? बताएं, कौन कौन लोग हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ, आप अनम्यूट करें, बात करें, कोई अनम्यूट करके चर्चा करें राशियों को लेकर के विशेष रूप से। आपकी आवाज नहीं आ रही ज्योत्सना जी, आपकी आवाज जी बोलिए। बोलिए। जो भी सवाल कर रहे हैं बोले, सवाल करें, आपकी आवाज नहीं। आकांक्षा आप करें तो। जी, राधे राधे सर। जी, सर ये आपने पीडीएफ में दिखाया था रात्रि बलि और दिन बलि, मतलब दीपावली, है ना? एक बार दोबारा बोले। हेलो, हाँ, रात्रि बलि कौन सी राशि रात को बलि है, दिन बलि दीपावली, है ना? तो उसमें जो 9th राशि है ना धनु, वो मिसिंग है, और जो 6th है कन्या, उसमें रात्रि और दिन दोनों दिया गया है। ठीक। तो कैसा रहेगा, बता हाँ, दीजिएगा। दरअसल क्या होता है कि रात्रि बलि और दीपावली और 2-3 फैक्टर पे हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीजों पे, कुछ तत्वों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत, मतलब आपको बताएं कि बहुत आसान चीजें हैं और वो एक बार में समझाएंगे, और उनका बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन अच्छा। नहीं होता है। जैसे कहेंगे कि रात्रि बलि कौन सी राशि है? जो रात में बलि हो, है ना? हम्म, तो ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म लग्न में रात्रि बलि राशि हो, रात को उसका भाग्य अच्छा चलता है ना? जो अच्छा। रात्रि में काम करते हैं, जैसे चौकीदार हैं जिनका काम रात का है, या जो नाइट शिफ्ट हम्म, होती है जिनकी, उसमें उसका भाग्य अच्छा रहेगा। दीपावली में दिन में भाग्य अच्छा रहेगा। व्यवहारिक नहीं है, अच्छा। आज के समय में ऐसा सवाल कोई पूछने नहीं आएगा आपसे। ठीक है, तो हम हम्म, लोग उन चीजों की चर्चा कर ठीक है। रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों के सवाल आपके पास हैं, है ना? ठीक है। ठीक है और सर ये अनुपचय क्या है? जी। अनुपचय। अनुपचय, अनुपचय का मतलब होता है कि कुंडली में 4 स्थान उपचय स्थान बताए गए। कौन कौन से? फर्स्ट, सॉरी, थर्ड, 6th, 10th और 11th, 4 स्थान।
इन चारों स्थानों के अलावा सब अनुपचय हैं। अनुपचय का मतलब होता है कि अनुपसर्ग लगा देने से, उसका मतलब होता है जैसे अर्थक और अनर्थक। अनंत। जो अर्थक है उसके अलावा सब अनर्थक है। इसी तरह जो उपचय स्थान है उसके अलावा ठीक है, सबको क्या बोल देते हैं, अनुपचय। अनंत। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और बताएं, इसका कोई सवाल हो? अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो फिर आप हमें कार्यशाला के बाद ये कहने का अधिकारी नहीं होंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया, है ना। अभी आपके पास मौका है, बताएं। बोलिए। तो मेरी आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक बोलिए। हमारी आवाज भी ब्रेक हो रही है बीच में जब हम बोल रहे थे लेक्चर के दौरान? नहीं, साफ आ रही है। अच्छा ठीक, बोलिए, आप सवाल करिए, जो भी अन्य लोग सवाल करें। पहले हमें ये बताएं कि जो हमने अभ्यास करने के लिए दिया था वो अभ्यास आप लोगों ने किया, और अभ्यास करने में आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, कुंडली देखते समय आपकी एक्यूरेसी कितनी है? बताएं सभी लोग। अच्छा बताएं, हैंड रेज करके बताएं कि कितने लोगों ने अभ्यास किया है कुंडली कक्षा के बाद, कितने लोगों ने कुंडली बनाई है, कुंडली देखी। तो आप लोगों से ही तो पूछ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आप सही फलादेश कर रहे हैं, वो बताएं। 1 to 100 बताएं, कितने परसेंट आपका सही फलादेश हो। आज मैंने एक कुंडली देखी थी, तो उसमें जो मैंने बताया, आपके अकॉर्डिंग ही बताया था, ठीक है। तो वो वापस आई मेरे पास पूछने के लिए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो जैसा मुझे उसके फीडबैक से लगा, तो 100% ही लगा मुझे, तो बहुत, तभी आई वो वापस से पूछने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा है, ज्यादा एक्यूरेसी है अभी तक के समय के हिसाब से आपकी, है ना। क्योंकि अभी तो आपने 6 राशियां तो पढ़ी भी नहीं है, इतना पढ़ने, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो खेल है वो साइकोलॉजी का है, आपके एटीट्यूड का है। आमतौर पर मैं एक चीज कहता हूँ कि यदि आप मेडिकल को थोड़ा सा नजदीक से देख लेंगे ना, मेडिकल की दुनिया को, तो आपको लगेगा हम तो बड़े बेवकूफ हैं। क्योंकि मेडिकल की दुनिया में और विशेष रूप से फार्मेसी की दुनिया में अधिकतम दवाइयां ऐसी हैं जो कुछ नहीं करती, सिर्फ साइकोलॉजिकल आपको ट्रीट करती हैं। जैसे आपने, मेरे एक बड़े भाई हैं, वो हमारे नॉर्थ रीजन के हेड रहे हैं। एक दवाई थी वो ग्रीन रैपर में आती थी, आपने बचपन में खाई होगी ना, हरे पत्ते वाली सर दर्द की गोली। किसी को भी सर दर्द हुआ, हेडेक हुई, तो जनरल स्टोर जाओ, एक ग्रीन वाली जो होती थी टेबलेट होती थी, वो हम खा लेते थे, गांव में तो खूब चलती थी। संयोग से हमारे बड़े भाई जब दूसरी जगह तबादला हुआ और उसमें नॉर्थ का पूरा जो है वो देखते थे, उन्होंने हमें बताया कि वो दवाई तो सर दर्द ठीक करती ही नहीं है, उस दवाई का उस सर दर्द का कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो एक तरह की विटामिन थी बस, और लोग उसे साइकोलॉजिकली ले रहे थे तो ठीक हो रहे थे। तो ऐसा ही होता है, आमतौर पर जितने लोग आपसे सवाल करने आएंगे, ये हम आपको बता सकते हैं क्योंकि आप भावी ज्योतिषी हैं, कुछ लोग तो वर्तमान में ज्योतिष में, उसमें से 50% लोग ऐसे आएंगे जिनको समस्या है ही नहीं, जो सिर्फ मानसिक रूप से परेशान है। यदि आप उन्हें फॉर्मल वे में ट्रीट करेंगे, बस आपने फटाफट ग्रह देखे और आपने बोलना शुरू कर दिया,
तो आप इफेक्टिव नहीं हो। पहले ये भी समझिए कि जो व्यक्ति आपसे लेने आया है वो चीनी लेने आया है, तो आपसे नमक ना दे, भले ही उसे जरूरत हो, लेकिन उसे मत दीजिए। वो क्या लेने आया है आपसे, पहले ये समझिए। तो एक ठीक ठाक ज्योतिषी जिसने अपने जीवन में 5-7 साल ज्योतिष का अभ्यास किया हो, 400-500 कुंडली देखी, उसके बाद उसके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो जन्म कुंडली को खोलेगा भी नहीं। कोई व्यक्ति आया पूछने के लिए और वो उसे बस उसकी बात सुनेगा 2 मिनट, उसका हालचाल पूछेगा, उसका नाम पूछेगा, उसके बाद उसे बता देगा, फलादेश कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान बात है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं इसमें। क्या है? पहली बात तो यही है कि 50% लोग मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं, इसलिए ज्योतिष के पास जाते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जैसे कि आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देख करके बता देते हैं कि उसको टाइफाइड है या मलेरिया है या इसी तरह आप व्यक्ति को देख करके भी बता सकते हैं, यदि आपने उस फील्ड में काम किया। आदमी को देखेंगे, उसके हाव भाव देखेंगे, उसकी टंग देखते हैं डॉक्टर कि अपनी जीभ निकालिए, और देख के बता देते हैं कि इसे ये दिक्कत है ना? ऐसे ही एक ज्योतिषी व्यक्ति को देख करके समझ जाता है कि किस ग्रह का इस व्यक्ति पर सूचना कब। और इतना पढ़ने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति जो किसी ग्रह से प्रभावित होगा, उसकी चाल ढाल, उसकी बनावट, उसका बातचीत, उसका जीवन जीने का तरीका कैसा होगा, है ना? कोई बहुत राजनीतिक टाइप का आदमी हो, प्रभाव रखता हो, गाड़ी घोड़े में चलता हो, मान सम्मान के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो, समझ लो कि सूर्य से प्रभावित है ना? बहुत बन ठन के रहता हो, सर संवर के रहता हो, साफ सुथरा रहता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, चंद्रमा है। बहुत उत्साही हो, भाग दौड़ में रहता हो, खूब मेहनत करता हो, मंगल है ना? बहुत समझदारी की बात करता हो, तर्क की बात करता हो, कंजूस टाइप का है ना? मुझे ज्ञानी हो, समझदार हो, गहरी बातें करता हो, धर्म अध्यात्म में रुचि रखता हो, बृहस्पति। कोई बहुत पैसे पैसे की बात करे, गाड़ी घोड़े की बात करे, बस खाली डिजाइनिंग कपड़े पहनने, फैशन के हिसाब से चले, खूब फिल्में देखे, गाने सुनता हो, है ना? रील बनाता हो, कौन है? शुक्र है। और बहुत सामान्य जीवन जी रहा हो। और सामान्य जीवन का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब होगा, ये भी समझिएगा। यदि किसी व्यक्ति के 50 ट्रक चल रहे हो, वो भी शनि का कारक हो सकता है, शनि का जातक हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में आपको सामान्य जीवन दिखेगा। हाँ, शुक्र हाँ बिल्कुल। तो व्यक्ति के जीवन पे आपको प्रभाव दिखे, और शनि जिसका कारक हो, ऐसा व्यक्ति सामान्य रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य कपड़े पहनेगा, सामान्य जीवन जीवा। हो सकता है वो बहुत पैसे वाला हो सकता है निर्धन, दोनों स्थितियों में, क्योंकि पैसा देना तो भाग का काम है, पैसा तो ग्रह तो तय नहीं करेगा। अच्छा, पैसा इन सब पे हो सकता है। आमतौर पर कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह अच्छा है, वो ग्रह अच्छा नहीं। कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है। पैसे वाले सब हो सकते हैं, निर्धन भी सब हो सकते हैं। ठीक है, तो बस प्रकृति सबकी अलग रहती है, तो प्रकृति समझते हैं। ऐसे ही राहुल का जातक होगा तो बहुत एकदम एक्टिव भी रहेगा, अफलातून टाइप का होगा, ऑलराउंडर, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बहुत बड़ी बातें करेगा, है ना? और उसके अंदर ये क्षमता भी होती है कि वो असंभव कार्य को संभव। अच्छा, जितने बाहुबली होते हैं वो भी राहु से प्रभावित होते हैं, तो ठीक है। केतु का जातक जो होगा वो या तो बहुत आलसी होगा, और या फिर बहुत विरक्त टाइप का होगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि बहुत कम बोलते हैं, है ना? सीमित बोलते हैं, शांत रहते हैं, और बहुत एकदम संतुष्ट टाइप के लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा। एक हमारे मित्र थे बीएड में, जिनका नाम था योगेश।
तो वो कैसे थे, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है किसी ने कुछ कह दिया, हाँ ठीक है भाई। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं उलझता। बहुत जहाँ उसे पता है कि हाँ मुझे बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट लगा करके कुछ मिलेगा नहीं, कुछ आउटकम नहीं निकलेगा, वो वहां से हाँ हाँ करके निकल जाता है। तो मतलब समझिए केतु, उस व्यक्ति के जीवन में केतु अच्छा है। तो ये 9 ग्रह, और हम लोग कहाँ बढ़ चुके, कितना हम पहुंचे? हाँ जी, आचार्य जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ आचार्य जी, जी जैसे आपने बोला कि जैसे मेष लगन, अगर लगन आता है फर्स्ट हाउस में, तो हम उसको ये बोलेंगे कि उसकी संस्कृति अलग है। हाँ, अगर किसी के लग्न में मेष राशि होगी तो हम उसे कहेंगे, अल्प तो कहेंगे ही, दूसरा उसे ये भी कहेंगे कि तुम्हें संतानोत्पत्ति में विलंब भी हो सकता है और परेशानियां भी आ सकती है। ठीक है, बस हमें उसको देख के यही बोलना है। बिल्कुल बोलना है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ लग्न, समझिए। इसी के साथ साथ हमने संतान का एक कारक और बताया था, वो क्या है, भाव में कौन है, पंचम हाउस, चंद्र, क्या है, पंचम हाउस पंचम, और गुरु। और ग्रहों में कौन है, गुरु। तो तीनों चीजें देखेंगे, समझिए। यदि मेष राशि पीड़ित है तो हम दोनों चीजें भी चेक करेंगे। बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतानोत्पत्ति में कष्ट होने के बाद भी जब बृहस्पति की दशा आएगी तो तब उसे संतान प्राप्ति होगी। ठीक है, या फिर पंचम अच्छा स्थान पंडित अच्छा जी, हो। कभी ऐसे पूछते हैं ना जी कि हमारे कितने बच्चे होंगे। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि देखो आपके बच्चे जो हैं, दो बोल दीजिए, 2 बच्चे होंगे, और दूसरा आप बोल सकते हैं कि लेकिन संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी, ये बोल सकते हैं। और अच्छा, मंगल तो जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेलिंग है, लेकिन एक छोटा सा नोट बता देते हैं। जिस व्यक्ति के 11वें स्थान में बैठ करके मंगल पंचम स्थान को देखता है, ठीक है, तो पराशरी ज्योतिष के अनुसार वो उस व्यक्ति के, उस स्त्री के, मतलब स्त्री के में विशेष होता है, उसके गर्भ के पुष्प को सुखा देता है, ऐसा उसमें वर्णन है। गर्भ पुष्प सुखाने का मतलब क्या है कि जो गर्भ में जो बालक उत्पन्न होता है उस उत्पत्ति के प्रोसेस को क्या कर देता है, विनष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, क्या कहा था, मंगल किसका कारण है, गर्भपात का कारण, समझिए कैसे कर सकते किसी ठीक। तरह से। तो जब हम डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के, हमने क्या कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि हम एडवांस में क्या पढ़ेंगे, पता नहीं हमें ध्यान नहीं है, किसने सवाल किया था एडवांस क्लासेस में या वर्कशॉप में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ते भी ज्योतिषी को हम बन जाएंगे 10वें दिन तक, एडवांस में क्या पढ़ेंगे, एडवांस में हम पढ़ेंगे एक ही ग्रह 12 के 12 भाव में डिटेल्ड क्या प्रभाव है ना, एक। दूसरा हम पढ़ेंगे कि अगर कंजंक्शन, यदि एक स्थान में 2 ग्रह हो तो क्या होगा, 3 ग्रह हो तो क्या होगा, उनमें बदल बदल के देखो, सूर्य शुक्र हो, सूर्य शनि हो, सूर्य बुध हो, है ना, या शनि मंगल हो, शनि राहु हो, तो क्या प्रभाव है। मतलब मूल बात ये है कि आप बेसिक के आधार पर भी आप एडवांस वाला फलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा, मिला मिला के जता के देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले से जो हम लोग रिसर्च कर चुके हैं उस रिसर्च के आधार पे हम लोग ये समझेंगे कि अच्छा ये 2 क्या करते हैं, ये 3 क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हम एडवांस में करेंगे, दशाएं पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज हम अगला राशि प्रारंभ करने से पहले आपको बताते हैं, आप प्ले स्टोर से
एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, ASTRO, लिख लीजिए, मैंने लिखी हूँ, नोट कर लीजिए, ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जब आप उसको खोलेंगे, उसका जो सरफेस है, मतलब उसका पहला पेज है, उसमें आपको कुंडली का ऑप्शन दिखेगा। उस कुंडली का ऑप्शन को क्लिक करें, उसमें आपको डिटेल डालने के लिए बताया जाएगा, नाम, उसमें जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ठीक है। और उसके बाद आप उसे क्लिक करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली बन करके आ जाएगी, ठीक है। अब जन्म कुंडली का जो पेज है वो खुलने के बाद आप उसे स्लाइड करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपके सामने, और डिटेल्स जो है वो आती चलेगी। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी जन्म पत्री देखने के लिए आपको पेज मिल जाएगा फर्स्ट, कि आपके ग्रह कौन से कहाँ बैठे हुए हैं, इतना करना है। उसके बाद जब आप चलते चले जाएंगे ना, आगे चलते रहेंगे, तो आप आगे चले जाएंगे अपने, एक तो अवघाड़ा चक्र लिखा हुआ आएगा, एक जन्म विवरण लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उन दोनों में से किसी एक में आपका नक्षत्र लिखा हुआ, ठीक है, जन्म नक्षत्र, जन्म योग, जन्म करण, जन्म राशि सब लिखी हुई होंगी, तो वहां से आपको नक्षत्र मिल जाएगा, ठीक है। और उसी पेज के नीचे दशा का ऑप्शन होगा, समझिए। तो उस दशा में, दशा को क्लिक करेंगे तो वो दशा के एंड की तारीख बताता है। जैसे मान लीजिए लिखा होगा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, उसमें आगे लिखा होगा ये सितंबर 2005, ये सितंबर 2022, ये सितंबर 2028, तो समझिए उस ग्रह की महादशा उस डे, उस मंथ और उस ईयर तक है, उसकी एंड डेट बताता है कि इसकी महादशा इस तारीख तक रहेगी। उसे क्लिक करेंगे, उस महादशा के अंदर जो अंतर दशाएं हैं वो लिखी हुई आ जाएंगी। वो अंतर दशाएं भी कैसे बताएगा, जिस ग्रह की अंतर दशा होगी उसकी एंड डेट लिखी हुई होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आप क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसकी सूर्य की महादशा चल रही है और कब तक है, 2028 तक। उसके अंदर क्लिक करते हैं, उसमें आप ढूंढिए कि अभी किसी की दशा चल रही है, तो आपको मिला कि सूर्य में शुक्र की दशा चल रही है, मतलब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, और ये रहेगी मार्च 2025 तक, ठीक है। तो सूर्य में कौन है, शुक्र है। अब आप और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अंतरदशा तक पर्याप्त है। अब वापस जन्म कुंडली के चार्ट पे आइए और देखिए इस व्यक्ति का सूर्य कहाँ है और इस व्यक्ति का सूर्य कैसा है, शुभ कारक है या अशुभ कारक है। यदि उस व्यक्ति का सूर्य शुभ कारक हो तो उसे कहिए कि तुम्हारे जीवन में सूर्य से संबंध, मतलब सूर्य से संबंधित जो लाभ होने वाले हैं, जो योग हैं, वो योग इस समय में तुम्हें फलित होंगे, ठीक है। और अंतरदशा में यदि मान लीजिए शुक्र है और आप कुंडली में आए वापस और आपने देखा कि शुक्र जो है वो सूर्य के एंटी होकर के बैठा है, सूर्य के विपरीत होकर के बैठा है, तो क्या कहेंगे कि तुम्हें जो लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई समस्या आ सकती है तो इस टाइम पीरियड में आएगी। और वो किससे संबंधित आएगी, तो शुक्र किसका कारक है, या तो तुम भौतिक जो तुम्हारे खर्चे होंगे या तुम्हारी जो भौतिक सुविधाएं होंगी उसके कारण आएंगी, या तुम्हारी पत्नी के कारण आएंगी, ठीक है, या तुम्हारी गृहस्थ जीवन के कारण आएंगी, सुख सुविधाओं के कारण आएंगी। तो कहाँ समस्या बन सकती है, शत्रु के कारण समस्या बन सकती है। और यदि वहीं पर सूर्य के अंदर मंगल हो और पता चला कि उसकी कुंडली में मंगल जो है वो सूर्य का मित्र है या सूर्य को सपोर्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहिए कि तुम्हें जो राजयोग जो तुम्हारा फलित होगा वो तुम्हारी मेहनत से होगा, क्योंकि मंगल किसका कारक है, परिश्रम का कारक है। तो जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपको वो राजयोग फलित होगा। अगर उसमें बुध हो और बुध पॉजिटिव हो उस व्यक्ति की कुंडली में, तो उसे कहिए व्यापार के कारण आपको ये लाभ मिलेगा, समझिए। तो इस तरह से जो दशा होगी
वो दशा बताएगी। अच्छा, सूर्य का किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य योग कारक है जो अच्छा है, और पता चला कि उसकी दशा आएगी 2032 में, तो आप उसे ये मत कहिएगा कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, तुम तो पैसे वाले होंगे, नहीं। उसे कहिए आपकी कुंडली में राजयोग है, और लेकिन आपको इस राजयोग का फल कब मिलेगा? 2032 में जाकर के मिलेगा, है ना? तो दशा को देख करके आप बताएंगे कि उस व्यक्ति को जो मिलने वाला है, या उस व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आने वाली है। जैसे आमतौर पर क्या करते हैं ज्योतिष, थोड़े जल्दबाजी करते हैं, जो 5 मिनट में कुंडली देखते हैं ना, 5 मिनट में कुंडली देख लें, देखने का नुकसान क्या होता है? आपने तुरंत देखा किसी व्यक्ति का, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा अट्रैक्ट करती है। आपने देखा सप्तम भाव में नीच का शनि है, ठीक है, और साथ में केतु बैठा हुआ है। आप कहेंगे आपकी कुंडली में तो डाइवोर्स का ही है, तो कहेगा मेरा तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, आप मेरा क्यों तलाक करा रहे हैं? मेरी तो मेरी पत्नी के साथ बहुत अच्छी बनी। आपने ये नहीं देखा कि उसकी कुंडली में जो योग है या जो दोष है, उसका समय कब है। जब आप देखेंगे शनि की महादशा कर तो पता चला आपको कि उसकी उम्र तो है 28 वर्ष, और शनि की महादशा उसके जीवन में आएगी 42वें वर्ष में। तो तब जा करके उनके पति पत्नी के बीच में जो खटपट होगी या जो समस्याएं होंगी, वो जा करके होंगी 2042 में। तो उसे बताइए कि आपके जीवन में इस तरह की समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं है, 2042 में है। तो इससे पहले की ये समस्या आपके जीवन में आए, आप लिख लीजिए 2037 में, 38 में, 39 में, जब आपके जीवन में इस तरह की दिक्कत है तो उसका परिहार कर लीजिएगा, या आपस में बैठ के बात करिएगा, आपस में एक दूसरे को समझिएगा। इसके लिए अवेयर रहिए, ये आपके जीवन में दिक्कत ना आए, तो दशा के अनुसार बोलोगे, ठीक है। चलिए, दशा को हम समझ चुके, कैसे कैसे देखना है वो भी आप सीख गए। अगली राशि है कुंभ, ठीक है। अच्छा, तुला को, हाँ, तुला, वृश्चिक, धनु, 3 राशि है। तो साइन पे भी बात कर लेते हैं तीनों के। तुला का साइन क्या था? तराजू। तुला बोलते हैं तराजू। तो तराजू साइन क्या दर्शाता है? नाप तोल के काम करने वाली है ना, विचार करके काम करने वाली। तो तुला राशि का जातक कैसा होता है? बैलेंस करने वाला, बैलेंस के हिसाब से। इसके बाद दूसरी वृश्चिक। तो वृश्चिक कैसे होता है? बिच्छू कैसा होता है? बिच्छू की प्रकृति क्या होती है? तुरंत काटता है एकदम, है ना। हाँ, एकदम मारता है। आप उसे छेड़ेंगे ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, आप उन्हें छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे, ठीक है, तुरंत एकदम जवाब देंगे। और हमने एक दिन आपको कहा भी था, अगर ये वीडियो उन्हें उनके पास तक पहुंच गई तो हो सकता है वो हमारे भी प्रहार कर दे। एक हमारे मित्र हमने बताए थे हैं कि अगर उनसे आप कोई बात करोगे जो उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो आपको वापस में ऐसा जवाब देंगे, जैसे विश्व में बुझा हुआ तीर होता है ना, तड़पने भी नहीं देता, तो ऐसा उत्तर देते हैं, ठीक है। बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, और बहुत समय तक मेरे साथ भी रहे, और अभी बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति ऐसी। एक बार मैं, देखो, आपको उसके समझाने के लिए एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जब हम जिस गुरुकुल से पढ़े हैं, तो कई बार हमारा जाना कम होता है, लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो कई बार चले जाते हैं घूमने के लिए, साल में 2 साल में चले जाते हैं, नाइट स्टे कर लिया, बच्चों से मिल लिए या स्टाफ से मिल लिए, ठीक है। तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया एंजॉय करते हैं। तो वो गए हुए थे, और जो वहाँ के प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, बड़े आदमी की पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। तो वो एक पुलिस ऑफिसर थे, और वो पुलिस ऑफिसर कुछ सवाल कर रहे थे वहां के स्टूडेंट से, कोई एक क्वेश्चन कर रहे थे उनसे, ठीक। तो बच्चों को नहीं आया उसका जवाब, तो बच्चों ने कहा कि हमारे एक सीनियर हैं आए हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा ऐसा। तो अब वो घूम करके आए सुबह के समय, और वो मिले, उन्होंने कहा
कि नमस्कार किया या अभिवादन किया, उनसे पूछा कि एक ये सवाल है, तो अच्छा उन्हें पहले जानकारी मिल चुकी थी बच्चों से कि ये इस तरह से सवाल कर रहे हैं सबसे, और सबको वो क्या जवाब दे रहे थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अगर किसी ने जवाब दिया भी तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते। तो जब उनसे उस पुलिस ऑफिसर ने ये सवाल किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा वापस जवाब में कि महोदय, कोई भी व्यक्ति सवाल दो वजह से करता है। कोई भी प्रश्न पूछने के दो कारण होते हैं। एक कि आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, और दूसरा आप सामने वाले की परीक्षा लेने चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही कारणों में यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं, मैं समझ गया आप दो ही कारण से आपने सवाल किया होगा, तो यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरे से पहले 4-5 लोगों ने आपको उत्तर दे दिया, आप संतुष्ट हो जाइए। क्योंकि जो उत्तर जानना चाहता है, इसका मतलब उसे उसका उत्तर नहीं पता, इसीलिए तो वो जानना चाहता है। तो आप जज नहीं कर सकते उत्तर सही है गलत है, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, यदि आप उत्तर जानते हैं ऑलरेडी और आप परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरी परीक्षा लेंगे या किसी की परीक्षा लेंगे? हमें तो नहीं देनी, हमें सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। तो बताइए, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? तो अब वो व्यक्ति बेचारा निरुत्तर हो गया, वो क्या जवाब दे। तो ऐसी प्रकृति जो होगी वो किसकी होगी? वृश्चिक लग्न के व्यक्ति की। वो छोड़ता नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुलिस वाला है, जज है, वकील है, क्या है, उसे मतलब नहीं। वो लड़ेगा भी नहीं, वो मिसबिहेव भी नहीं करेगा, वो कुछ अपशब्द भी नहीं बोलेगा, लेकिन जवाब ऐसा देगा कि व्यक्ति दोबारा उसे कभी छेड़ेगा नहीं। आप स्वयं समझ सकते हो, वो पुलिस वाला कभी उसे छेड़ नहीं सकता जीवन में, है ना, कभी दोबारा सवाल नहीं किया। तो इस तरह की प्रकृति किसकी होती है? वृश्चिक लग्न वाले की होती है। तो आपको भी प्रत्येक लग्न का एक कैरेक्टर आपके दिमाग में ना फिट करना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों में। क्यों? क्योंकि जब भी आपके सामने वो लग्न आएगा, तो आपको इतना समय नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में सोचें ना, बिल्कुल उस कैरेक्टर को याद करिए और उसके हिसाब से फलादेश कर दीजिए कि आपकी ऐसी आदतें होंगी, आपका ऐसा स्वभाव होगा, क्योंकि उस लग्न का ऐसा ही स्वभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। मकर राशि का भी शनि, कुंभ राशि का भी शनि। लेकिन कुंभ राशि में क्या परिवर्तन है कि कुंभ जो होता है घड़ा, कुंभ का साइन क्या है? घड़ा। घड़ा भरा हुआ होता है, ठीक है, और भरा हुआ घड़ा कैसा होता है? भरा हुआ घड़ा बहुत भारी और स्थिर होता है ना, ठीक है। और कुंभ किसका प्रतीक है? घड़ा। घड़ा किसका प्रतीक होता है? स्थिरता का प्रतीक होता है, ठीक है। तो समझेंगे, पश्चिम दिशा की स्वामी है और पुरुष जाति है। पुरुष जाति मतलब प्रैक्टिकल राशि। मकर कैसी है? इमोशनल राशि है। इमोशनल राशि है मकर की। स्त्री राशि थी तो इमोशनल है, और ये प्रैक्टिकल। विचित्र वर्ण है। विचित्र वर्ण कैसा होता है? जिसमें रंग समझ में ना आए, है ना, विचित्र ही रंग हो, कुछ धब्बेदार हो, है ना, तो उस तरह का वर्ण है। तो विचित्र वर्ण का मतलब क्या है? ऐसे लोगों की पसंद को आप कभी समझ नहीं सकते, ऐसे लोगों की पसंद क्या होती है, उन्हें खुद नहीं पता उनकी पसंद क्या है, ठीक है। ऐसे लोग पसंद को लेकर के बड़े टिकते नहीं है, और फादर टाइप लोग होते हैं ऐसे। आपके घर में जो पिता होंगे ना पिछली पीढ़ी के, अपनी पीढ़ी के तो अलग है, पिछली पीढ़ी के जो पिता होंगे वो आप समझ जाएंगे कि उन्हें आप पूछो कि मैं आपके लिए एक शर्ट लेना चाह रहा हूँ, कैसी लूं, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको भी कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आएगी। आप कितनी वैरायटी कर लो, वेरिएशन कर लो, कुछ भी कर लो, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद। वो कहेंगे तू ले ले, बस तू, तुझे ठीक लग रहा हो, है ना। लेकिन आप ले भी लोगे तो भी वो उससे संतुष्ट नहीं होगी। तो इस तरह विचित्र वर्ण है। विचित्र वर्ण के बाद कैसी है? वायु तत्व वाली राशि। वायु तत्व मतलब आप समझ सकते हैं ना, उतार चढ़ाव वाली है, ठीक है।
रहने वाली, स्थिर। स्थिर का अर्थ है कि टिकते नहीं है ना। उसके बाद क्या, शूद्र वर्ण है। मकर का वर्ण क्या था, वैश्य वर्ण था शायद, है ना। वैश्य था क्या, बता, वैश्य वर्ण। इसका क्या है, शूद्र वर्ण। तो कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं, खूब मेहनती होते हैं, खूब मेहनती होते हैं, खूब काम करते हैं अपने जीवन में, बड़ा संघर्ष भी करते हैं। शनि क्या कराता है, संघर्ष कराता है, क्योंकि किसका है, कर्म फलदाता है, कर्मों के फलों का दाता है। कर्म करेंगे तो मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके बाद उष्ण स्वभाव है, मध्यम संतान वाला है। अच्छा, आपको क्यों मिलेगा, तो आप अभी जब हम इसके बारे में बात करेंगे आगे तो आप कनेक्ट करेंगे, है ना। मध्यम संतान वाला है, क्रूर है ना, इस तरह का इसका स्वभाव। गुस्सा जल्दी आता है, कुंभ राशि वालों क्रोध खूब आता है। कुंभ राशि किनकी होती है, अधिकतम लोगों की कुंभ राशि होती है। जब हम सोशल मीडिया पर राशि का फलादेश डालते थे तो आमतौर पर ऐसा होता था कि मेष और कुंभ बड़ी पॉपुलर होती थी। मेष और कुंभ पे बड़े व्यूज आते थे, बहुत शेयर करते थे, बहुत इंगेजमेंट मिलती थी। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या है कि मेष और कुंभ को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में, दुनिया तो ज्यादा बड़ी बात होगी, भारत में ही लगाएं तो जो 70% जो पर्सन है ना, 65 to 70, उनकी या तो कुंभ राशि है या मेष राशि है। अधिकतम लोगों की राशियां क्या है, या तो कुंभ है या मेष है। तो इसलिए कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बड़े मेहनती होते हैं। कौन सी राशि बोल रहे हैं हम, ये नाम राशि, नाम की राशि, ठीक है। जैसे किसका नाम अ से होगा, आ से होगा, ई से होगा, तो उसकी क्या होगी, मेष राशि होगी। च से होगा, ल से होगा, मेष राशि। और सबसे ज्यादा नाम किस अक्षर से होते हैं, स से होते हैं, स और ग, ठीक है, स से सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनकी कुंभ राशि होती है। इसके बाद अब इसके इनके स्वभाव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इनका स्वभाव शांत होगा। स्वभाव कैसा होगा, शांत स्वभाव होगा, है ना। बहुत हाइपर नहीं होते, शांत रहना पसंद करते हैं। और क्या होगा, विचारशील होगी, सोचते बहुत, किसी भी विषय को खूब सोचते हैं, खूब विचार करते हैं, ठीक है। लग्न की बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, लग्न की बात कर रहे हैं। और क्या होगा, धार्मिक होंगे, धार्मिक व्यक्ति होंगे, और नवीन वस्तुओं के आविष्कार करने में इन्हें बड़ी रुचि होती है। नया खोजना, नया करना, नया ढूंढना, इस तरह की प्रकृति इनकी होती है। नयापन इन्हें जीवन में चाहिए। शूद्र का क्या मतलब, शूद्र का मतलब होता है कि वर्किंग। जैसे ब्राह्मण वर्ण को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, जो दिमाग से काम करना पसंद करता है। क्षत्रियो को हम बोलते हैं जो साहस से, पराक्रम से काम करना पसंद करता है, एग्रेशन से काम करना पसंद करता है। वैश्य को हम बोलते हैं जो व्यापार से काम करना पसंद करता है, लॉजिक से काम करना पसंद करता है। और शूद्र को हम बोलते हैं जो मेहनत करना पसंद करता है, मतलब धीमी मेहनत, एक रिदम में काम करना पसंद करता है। जैसे मान लीजिए मंगल में सॉरी क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण में क्या फर्क होगा, क्षत्रिय वर्ण वाला तुरंत करेगा, तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना, जल्दी रिजल्ट चाहिए। शूद्र वर्ण वाला क्या है कि वो 20 साल तक किसी एक कंपनी में, किसी एक इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में लगातार काम कर सकता है। मतलब उसे लाइफ में कोई वो नहीं चाहिए कि उसे उतार चढ़ाव चाहिए या हाइप चाहिए, धैर्य के साथ काम कर सकता है, गति में काम कर सकता है। इसमें अंग कौन सा है शरीर का,
पेट के जो भीतरी भाग है, बिल्कुल एकदम गहरे जो भाग हैं, उनका क्या करती है, कारकत्व रखती है, और पिंडलियों की कारक है। घुटने और पैर के बीच का जो हिस्सा है उसकी कारक दोनों की। पेट के अंदर का क्यों रखती है? पेट का तो इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो नाभि के प्रादेश मात्र का अतिक्रमण करता है। मतलब नाभि के एक अंगुल चारों तरफ का जो घेरा है उस पर शनि का अतिक्रमण रहता है। वो शनि का अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन शनि उस पर अधिकार जमाता है। ठीक है, तो इसलिए जब कभी जीवन में शनि से संबंधित कोई महादशा या अंतरदशा, बुरी अंतरदशा आती है विपरीत, तो समझिए पेट को बड़ा प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं। अंतिम राशि है मीन। मीन का स्वामी कौन है बताएंगे? मीन का स्वामी कौन है? बृहस्पति। गुरु। गुरु। बृहस्पति। बृहस्पति होगा, तो बृहस्पति जैसा उस व्यक्ति का स्वभाव होगा, लेकिन धनु का भी स्वामी बृहस्पति था, तो दोनों में अंतर क्या होगा वो समझेंगे। उत्तर दिशा की स्वामी है स्त्री राशि। ठीक है, धनु कैसी थी? धनु कैसी थी? द्वि स्वभाव होगी। पुरुष। पुरुष। अच्छा पुरुष, अच्छा ठीक है, हाँ उच्चर स्थिर में होगा जो स्वभाव, तो पुरुष है। और ये कैसी है? स्त्री है, तो दोनों में अंतर हो गया पहले, है ना। और इमोशनल व्यक्ति होते हैं सब ना, बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं, और मीन राशि वाले तो सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, उसका कारण बताएंगे। इसके बाद पिंगल वर्ण है, पीलापन में रंग होगा, है ना? और जल तत्व वाली राशि है। ठीक है, तो बड़े शांत लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं। ब्राह्मण वर्ण है, इंटेलेक्चुअल होते हैं। और कफ प्रकृति है, ये भी जल की प्रकृति हो गई। और ये पूर्ण रूप से जलीय राशि है, इसमें विशेष रूप से इसलिए कहा बहुत इमोशनल है ना, बहुत इमोशनल। क्यों है इमोशनल? आप देखोगे मछली जो होती है, इसका जो साइन है वो क्या है? मछली का साइन, मछली बहुत संवेदनशील होती है, आप पकड़ नहीं सकते, है ना, एकदम बहुत एक्टिव होती है। और यदि आपने जल में से बाहर निकाल लिया तो उसका सर्वाइवल बहुत उसका कठिन होता है। मतलब उसकी जैसी प्रकृति है ना, उसका जैसा एटमोस्फियर है, उसका जैसा एनवायरनमेंट है, उसे वैसा ही चाहिए। उससे बाहर यदि आपने उसे निकाल दिया तो फिर वो तड़पेगा, है ना, बड़ा परेशान हो जाता है। तो मीन लगने की व्यक्ति, आप में से है कोई मीन लगने की व्यक्ति? हाँ जी सर, मेरी है, मेरी है मीन लगन में भूत। कौन बता रहे हैं? अपना नाम बताएं। ज्योति। ज्योति। अच्छा ज्योति जी, ठीक है। तो मीन लग आपका है, तो क्या आप कनेक्ट कर रहे हैं? ऐसा है आपके साथ? हाँ जी। अच्छा ठीक। हाँ जी। पिछले 7 दिनों में किसी ने हमें नाजी नहीं कहा, तो 100% का सक्सेस रेट भी खतरनाक होता है ना? कोई तो नाजी कहे, जब तक आप नाजी नहीं कहेंगे तब तक हम नया कैसे सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका स्वभाव कैसा होगा? इनका स्वभाव होगा दयालु, दयालु स्वभाव के लोग होते हैं, है ना, दया करते हैं, दया इनके अंदर होती है दूसरों पर। इम्पैथी जिसे हम बोलते हैं, कि दूसरों के बारे में भी वही महसूस करना जो अपने बारे में महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये दानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दानी का मतलब होता है कि किसी को देना, देने का भाव इनके अंदर होता है, लेने की बजाय देने का भाव ज्यादा होता है। और पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, है ना, पढ़ना लिखना पसंद करते हैं और ज्ञान चर्चा सुनना पसंद करते हैं।
लेकिन उसी तरह की ज्ञान चर्चा पसंद करते हैं जिस तरह की इनको अच्छी लगे, मतलब उसी फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील लोग हैं। वही पहनेंगे जो पसंद आएगा, वही सुनेंगे जो पसंद आएगा, वही खाएंगे जो पसंद आएगा, ठीक है, उससे बाहर ये नहीं जाते। और इसके द्वारा किसका विचार करते हैं हम लोग? पैरों का विचार करते हैं। हमारे जो तलवे हैं, हमारा जो ऊपर का पैर का हिस्सा है, ठीक है, टखने से नीचे का जो है वो हम पैरों का विचार इससे करते हैं। टखना ही बोलते हैं ना उसे, जो जोड़ होता है, जॉइंट होता है, तो उससे नीचे के पैर का विचार इससे करते हैं। किसी व्यक्ति के मीन राशि पीड़ित तो और उसकी दशा भी हो, मंगल शनि से किसी तरह से संबंध बना रही हो, तो ऐसे में चोट लगने की संभावना होती है, पैर में चोट लगती है, ठीक है, ध्यान रखिए। हैंड रेज कर रखा है, तो कुछ पूछना है? आकांक्ष, अच्छा ठीक है। तो हमने आज कितनी राशियां कंप्लीट कर दी? 12 राशियां कंप्लीट कर दी है ना। तो आज आप लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज्योतिष का, उसे आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आज कौन सा डे है? 7th डे है ना। तो 7 दिन में आप लोगों ने ग्रह, भाव और राशि तीनों आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप में से हाथ हैंड रेज करेंगे, पूछेंगे आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कक्षा से पहले, इस कार्यशाला से पहले कभी ज्योतिष का औपचारिक अध्ययन नहीं किया था? हैंड रेज करके बताएं। कभी ज्योतिष के बारे में पढ़ा नहीं था? ठीक, क्या कीजिए। कितने लोग ऐसे थे? आप अपना वो हैंड का साइन हटा लेंगे ताकि हम दोबारा पूछ सकें। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा तो था, लेकिन जिन्हें बिल्कुल एकदम जो कुंडली खोलें तो कुंडली में कुछ समझ नहीं आता, ऐसे लोग? ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं। ठीक है, आप लोग भी हटा लेंगे। अच्छा, दिनेश जी भी हैं, ठीक है, तो 3 लोग ऐसे थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्हें कुंडली खोलने के बाद कुंडली में मतलब एक अटैचमेंट फील होने लगा है? आप लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं, आप लोग देख पाते हैं, मतलब समझ में आता है कि हम क्या देख रहे हैं, या कुंडली में देख करके ये लगता है कि अच्छा इसके इस फील्ड के बारे में यहाँ देखा जाएगा, इस चीज के बारे में यहाँ देखेंगे, इस चीज के बारे में यहाँ देखेंगे, ऐसा समझ में आता है। तो ज्योतिष जी को नहीं आता है? जिन्हें नहीं आता है हम उनसे बात कर लें। जो इतना कनेक्ट नहीं करते हैं वो बताएं उन्हें क्या समस्या आ रही है, अपना अनुभव शेयर करें। ज्योतिष जी बताएं पहले। जब आप कुंडली का चार्ट खोलते हैं तो उसमें आपको कुंडली देखने में क्या समस्या आती है? जी बताएं, आप अनम्यूट करें अपने फोन को। सर जैसे ये अब गुरु लगन में गुरु बैठा हुआ है, उसके बाद में शनि की कैसे दृष्टि पड़ेगी, राहु जहाँ बैठा हुआ है उसका कैसे होगा, वो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे सूर्य बुध बैठे हुए हैं नहीं नहीं, या एक राशि। हाँ उतना नहीं, उतने तो आप बहुत आगे चले गए। हम ये पूछ रहे हैं, आपने जन्म का चार्ट देखा? हाँ उसमें जी, आपने राशि देखी कौन सी है? हाँ जी, नहीं वो मुझे सब समझ में आ गया। अच्छा, उतना समझ में आता है। मान लीजिए आप हाँ जी, वो कुंडली देख रहे हैं, तो कुंडली देखते समय आप जब उसके राशि से फलादेश करते हैं या उसमें बैठे ग्रह से फलादेश करते हैं, तो आप सेटिस्फाई होते हैं उससे? हाँ जी सर, ठीक, हाँ जी, हाँ उतना ही, क्योंकि अभी अभी हम उतने ही चरण पे पहुंच रहे हैं। उससे ज्यादा अगर आप हाँ जाने जी, भागे तो हो सकता है आप गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं। अगर इससे ज्यादा आप फलादेश कर रहे हैं, जो लोग नया सीखे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप गलत भी फलादेश कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी हमारे पास वो औजार है ही नहीं कि हम उससे आगे जा सकें, अभी हमारे पास उतने नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
ठीक है, इसका हाँ मतलब जी। ये भी सही दिशा में बढ़े। चलो, तो अब हम अपने दिमाग में एक कुंडली का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, कुंडली हमने बनाई मेष लग्न की। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली की। इसमें दशम स्थान में मकर राशि है, 11वें में कुंभ है, 12वें में मीन है। ठीक है, मतलब जो भावों का क्रम है वही राशि है। मुझे ये बताएं कि दशम स्थान में मकर राशि जिसके हो, उस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, या उसका वर्किंग फील्ड क्या रहेगा। वर्किंग फील्ड से हमारा मतलब है कि क्या वो राजनीतिक शनि। रहेगा, व्यापारिक रहेगा, या वो, हाँ बताएं। जॉब रहेगी। किस तरह की जॉब रहेगी, कर्मचारी, ऑफिसर लेवल की रहेगी या फिर कर्मचारी लेवल की रहेगी। जी भाई जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। व्यापारी होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि, हेलो, हाँ हाँ बताएं। मकर आपने शूद्र बताया था ना, मकर क्या बताया था? शूद्र बताया था ना, शूद्र वर्ण। नहीं, मकर तो वैश्य वर्ण था। सभी ने क्या लिखा है, वैश्य लिखा है, अच्छा, शूद्र लिखा है? वैश्य। वैश्य लिखा है, हाँ वैश्य ओके। सरकारी नौकरी भी कर सकता है जी ये। बिल्कुल करेगा, और बिजनेस भी कर सकता है बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी भी कर है सकता ना। है, बिजनेस भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रकृतियां हैं उसके अंदर, क्योंकि शनि। है ना। हाँ। जी त्यागी जी बताएं। आचार्य जी, ये तो मेरी ही कुंडली का है और मैं सरकारी टीचर हूँ। बिल्कुल, देखिए अभी हम अगर मना कर देते सरकारी को तो ये झूठ हो जाता, जी। है ना। हाँ, तो इसलिए जी। संभावना है ना। पंडित जी, मेरी बेटी का उसका भी मेष लगन है, 10 नंबर है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में ना जॉब मिली है बिल्कुल गवर्नमेंट की। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, राशियां जो है, यहाँ आपको क्या समझना है, यहाँ आपको फलादेश नहीं करना है, फलादेश तो आप जीवन भर करेंगे, यहाँ आपको ये समझना है कि फलादेश करते कैसे हैं। मकर जो राशि है वो बेसिक बेस है, समझ रहे हैं। तो मकर से ऐसा थोड़ी है कि मकर ने कह दिया कि ये हो सकता है तो आपने कहा सिर्फ यही हो सकता है, नहीं। मकर आपको प्लेटफॉर्म देती है, मकर बोलती है व्यापार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यदि आपकी कुंडली में व्यापारिक ग्रह अच्छे बैठे हों, व्यापार कर लो। यदि आपकी कुंडली में नौकरी के ग्रह अच्छे बैठे हों, नौकरी कर लो, है ना। तो दोनों करवाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यदि इसी कुंडली में द्वादश भाव मीन राशि, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो खर्च करेगा वो किस तरह का खर्च करेगा, अपव्यय करेगा, अव्यय करेगा, इन्वेस्ट करेगा या इन्वेस्ट से कमाएगा, कैसा रहेगा, बोल के बताएं। धार्मिक चीजों, धार्मिक रिलीजियस में ज्यादा करेगा। रिलीजियस में ज्यादा करेगा, ठीक है, दानी होगा, बिल्कुल सही है। और देखिए, जिनकी दशम में मकर थी उनकी द्वादश में मीन भी होगी, है ना। तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कैसा रहेगा। यदि 12वें में मीन हो तो कैसा रहता है, आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति कैसी रहती है। ज्यादा नहीं है, मतलब कि ठीक है। मेरी डॉटर का है ना, तो मैं उसका देख रही हूँ कि वो ज्यादा नहीं ऐसे खर्च करती, जहाँ पे करना है वहां करना है।
अब हम और दान भी करती है गुप्त। ठीक है, अब देखिए हम आपकी डॉक्टर को तो नहीं जानते, है ना, हमारा कोई परिचय भी नहीं है, हम कभी मिले भी नहीं है, हम जानते भी नहीं, लेकिन हम एक चीज बताएंगे सिर्फ राशि के आधार पे और आप यस करेंगे। पहले आप लोग बताएं। और मीन यदि किसके 12वें भाव में हो तो उसके खर्च की स्थिति कैसी है, सभी लोग सम्मिलित हुआ है, अपना कोई मत बताया करें, है ना, तभी तुम लोग चर्चा अच्छा, मीन क्योंकि बहुत इमोशनल राशि है, हाँ मीन बहुत इमोशनल राशि है, तो कोई अगर मुझे लगता है ना कि किसी ने कुछ मांगा ना उधार, मतलब बहुत ज्यादा रोते हुए, तो वो दे देगा पैसा उसे। एक चीज हम बताते हैं, ज्योत्सना जी आप बताएंगे, मीन राशि वाला व्यक्ति खर्च करने के बाद हमेशा गिल्ट में रहता है। वो जो भी खरीद क्या रहता है? वो जो भी खर्च करे, वो कपड़े खरीद ले, वो कुछ भी खरीद ले, उसके बाद आकर के वो उसके बाद घर आके बात ये कहेगा कि ये ले लेता या वहां नुकसान हो गया। ठीक है, इस तरह की प्रवृत्ति मीन जिसके द्वादश में हो, ऐसा व्यक्ति कभी अपने खर्चे से सेटिस्फाई नहीं होता, बाद में उसके मन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है उसका, वो उसने जो खर्च करना है कर लेती है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं, रिग्रेट भी नहीं करते कि मैंने ज्यादा खर्च किए। अच्छा हमें ये बताइए कि मान लीजिए वो कोई कपड़ा खरीद के लेके आए, ठीक है, खरीद के लेके आने के बाद क्या वो ये विचार करते हैं कि दूसरे वाला ले लेते, दूसरे वाला ठीक लग रहा था? नहीं, तो हो सकता है कि उनके द्वादश भाव में कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हों, ठीक है, शनि बैठा हुआ है। शनि बैठा हुआ है, हाँ। तो शनि बैठने के कारण क्या है कि शनि एकदम स्थिर है, समझिए, शनि डाउन टू अर्थ है। तो देखिए पहला ऐसा हुआ कि आपने फिर ना किया, ठीक है, आपने ही बोला था। बिल्कुल, जब तक हम ना नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस पर चर्चा कैसे करेंगे। जी बताएं। तो पंडित जी फिर वही बात होगी ना कि अभी तो हम भाव को देख रहे हैं, फिर हम वो देखेंगे, फिर तो रिजल्ट तो अलग है। स्वाभाविक सी बात है, अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल पर चर्चा कर रहे हैं, बस सिर्फ एक से हम फलादेश नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एक चर है वो 90% कुंडलियों पर अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए आपने बेटी का बताया, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही तो आपको चेक करना है ना, 10% एक्सेप्शन मिलेंगे, बाकी 90% पे आपका चलेगा, ठीक है, तो 90% की तैयारी कर रहे हैं हम, बस बाकी के जो 10% होंगे वहां हमें दिमाग लगाना होगा। अच्छा, इसके 10वें भाव में सिंह राशि भी है, सूर्य भी बैठा है, तो ये क्यों बेरोजगार है ना, ऐसे लोग भी तो मिलेंगे ना, कुंडली बहुत बढ़िया कुंडली है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। तो और सप्तम भाव में वृष राशि भी है, राशि का ही शुक्र है, विवाह नहीं हो रहा है, ये सब मिलेंगे, है ना, जबकि हम तो कह रहे हैं सप्तम में वृष हो तो बहुत अच्छा विवाह होता है, शुक्र हो तो बहुत ही बढ़िया विवाह होता है, तो वहां नहीं होता सर, भी मैंने कहा नहीं होता, नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम आती है। किसमें? अगर सप्तम में शुक्र होता है ना जी तो प्रॉब्लम आती है, अगर टॉरस का होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? सर उसका द्वादश का भी ना सप्तम के साथ कनेक्शन हो जाता है। कैसा कनेक्शन, एक बार हमें समझाए। जैसे 8 नंबर की लगी कुंडली है, हाँ ठीक है, उसका सप्तम में शुक्र बैठा होगा तो उसका द्वादश के साथ भी कनेक्शन, हाँ हाँ हाँ, उसकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी होती। नहीं नहीं, हम विवाह की बात कर रहे हैं, विवाह। आपका म्यूट हो गया आपका फोन, हाँ बताएं। हाँ जी, विवाह होगा पर ज्यादा अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वो पोस्ट मैरिज है ना,
पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स है, और वो क्यों होंगी वो भी तो हमें पता है ना, उसके नेगेटिव्स। देखिए हमने ये थोड़ी कहा कि सप्तम में यदि शुक्र बैठ गया तो वो बिल्कुल एकदम 100% पॉजिटिव रहेगा। हर ग्रह के कुछ नेगेटिव्स हैं, जैसे शुक्र शुक्र लग्जरी है, शुक्र भोग है, शुक्र इच्छाएं हैं। लेकिन सप्तम भाव का वृषभ का शुक्र विवाह जल्दी कराता है, विवाह अच्छा कराता है ना। ये बेसिक है। क्यों बेसिक है, अब इसके बिहाइंड में जाते हैं, क्यों कराएगा। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने स्वराशि उच्च नीच नहीं पढ़े, लेकिन कोई भी ग्रह कहाँ बली होता है, सबसे पहले अपनी राशि में। कोई भी ग्रह बली कहाँ होगा, अपनी राशि में। तो यदि सप्तम स्थान में वृषभ राशि है तो शुक्र सबसे ज्यादा बली कहाँ होगा, या तो अपनी उच्च राशि में होगा या अपनी राशि में होगा, है ना। और यदि शुक्र अपनी राशि में जाकर के बली हो गया तो किसको इफेक्ट करेगा, किस स्थान को बढ़ाएगा, उस स्थान को जहां पर शुक्र अपनी राशि में बैठा है। वो स्थान कौन सा है, सातवां स्थान। सातवां स्थान किसका कारक है, विवाह का कारक है। तो विवाह के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। सिर्फ इतने की बात करें। अब बात करते हैं कि उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, क्या और अच्छा होगा। तो ये डिपेंड करता है उस पर दृष्टि किसकी है, वो डिग्री में कितना है ना, वो सारी। और फिर जब प्रीमियम लेवल पे आप पढ़ेंगे कभी, भाव संधि का तो नहीं है ना, चलित चक्र में कैसा है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूलतः फिर आते हैं, बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। चर्चा हमने की, बहुत सार्थक चर्चा है। इसी तरह की चर्चा हम लोग 2-3 दिन हम आगे करेंगे, है ना। तभी आप लोग समझेंगे उसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स क्या क्या होंगे। और बहुत विषमी स्थितियां बनती है कुंडलियों में ना। जब आप देखेंगे आपको बिल्कुल ऐसी कुंडलियां दिखेंगी जो दिखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। वो क्यों हो रहा है, वो सब चीजें हम तभी समझेंगे जब हम चर्चा करें। तो मूलतः आज हम समझे ग्रह, राशि और भाव। ठीक है, कल हम समझेंगे इनके संबंध। कल हम चर्चा करेंगे इनके संबंधों पे। इनके संबंध कैसे होते हैं, 6 प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के संबंध होंगे। इनके भी जवाब मिलेंगे, जो आज जिन सवालों पर हम घिरे हैं ना, इनके भी जवाब देंगे। ठीक है, उनके भी जवाब आपको पता चलेंगे वैसे क्यों। ये ज्योतिष का एक अभिन्न हिस्सा है ना, इसे धीरे धीरे। ग्रह फल कैसे करता है, सबसे पहला ग्रह फल करता है वो किस राशि में। सबसे पहला फल क्या करेगा, किस राशि में। राशि का फल कैसे करेगा, मित्र शत्रु आपने पढ़े हैं? कल आप मित्र शत्रु पढ़ के आएंगे। मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में बैठा हो, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, सिर्फ अच्छे बुरे की बात करेंगे। अच्छा करेगा या बुरा करेगा, अच्छा करेगा। अच्छा करेगा अपनी राशि में। यदि सूर्य मेष राशि में बैठा हो तो कैसा करेगा, क्यों अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च राशि है। उच्च नहीं, मित्र शत्रु की बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा, मित्र की राशि है। ठीक है, वही सूर्य यदि कुंभ में बैठा हो तो कैसा करेगा, खराब करेगा, क्योंकि शत्रु की राशि है ना। इसी तरह आप लगाइए, किसी और ग्रह को लगा लीजिए, भाई बृहस्पति को लगा लीजिए। यदि बृहस्पति तुला में बैठ जाए कैसा करेगा, सर अगर तुला में मंगल, बुध और सूर्य तीनों हो तो? देखिए अभी तीनों की चर्चा नहीं कर सकते, एक एक ग्रह से ओके शुरू सर। करेंगे, है ना। 3 तक भी पहुंचेंगे, पहले एक एक ग्रह से शुरू करेंगे। इनमें से कोई एक ग्रह बताएं, एक ग्रह तीनों में से
मंगल सर को- वृश्चिक में, हाँ, वृश्चिक राशि में बुध। वृश्चिक में बुध। तो वृश्चिक में बुध कैसा करेगा बताओ? कौन किसका शत्रु है ये बताएं। बुध मंगल का शत्रु है या मंगल बुध का शत्रु है, ये बताएं। बुध मंगल का शत्रु, बताएं, बोल के बताएं। मंगल का शत्रु है बुध। मंगल बुध का शत्रु है, ठीक है। क्या बुध भी मंगल का शत्रु है? ठीक है। हम ये भी समझेंगे कल कि अगर एक दूसरे का शत्रु हो और दूसरा उसका शत्रु ना हो, ठीक है, तो कैसे काम करता है, तो कैसे देखेंगे, है ना। तो क्या समझ में आया? यदि कोई ग्रह कुंडली में अपनी राशि में हो, अच्छा फल देगा। मित्र की राशि में हो, अच्छा फल देगा। शत्रु की राशि में हो, बुरा फल देगा। और सम की राशि में हो, सामान्य फल देगा। ठीक है, ये समझेंगे। और फल कहां देगा? फल कहां देगा? जहां बैठा है उस भाव को बलवान या निर्बल करेगा, और जहां का स्वामी है, जहां का मालिक हो गया आया है, उस भाव को भी बली या निर्बल करेगा। मान लीजिए सिंह का स्वामी है सूर्य, और जाकर के बैठ गया कुंभ में, तो किसे करेगा? जहां बैठा है उस पर भी प्रभाव डालेगा, और जहां का स्वामी है उस पर भी प्रभाव डालेगा। दूसरा, किस भाव में है ग्रह, किस भाव में है, उस पे भी, उससे क्या पता चलता है? ग्रह का बल पता चलता है, ग्रह का प्रभाव पता चलेगा। यदि सूर्य ऐसे भाव में बैठ जाए जिसमें सूर्य या तो कारक हो, कारक लिखवाए थे ना, अपने भाव में बैठ जाए जहां का कारक हो, और या फिर ऐसे स्थान में बैठ जाए जहां की प्रकृति मैच करती है उसे। जैसे तीसरा स्थान में बैठ जाए। तीसरा स्थान कैसा है? गर्म है, साहस का है, मेहनत का है, और सूर्य कैसा है? सूर्य की प्रकृति भी वैसी है, तो सूर्य जाकर के वहां पे अच्छा फल करेगा, है ना। चंद्रमा चतुर्थ में बैठ जाए, अच्छा फल करेगा। ठीक है, तो ये। उसके बाद तीसरा है किस भाव का स्वामी है, किस भाव का मालिक है। जैसे कि पराशरी ज्योतिष का एक नियम है कि 6, 8, 12 जो स्थान है उन्हें बोलते हैं त्रिक। 6, 8, 12 जो स्थान है उन्हें बोलते हैं त्रिक स्थान। और त्रिक स्थान का एक नियम है कि त्रिक स्थान में जो ग्रह जाकर के बैठ जाता है वो अपने भाव का विनाश कर देता है। ठीक है, और त्रिक स्थान के स्वामी जहां जाकर के बैठ जाते हैं उस भाव का विनाश कर देते हैं। समझिए, तो क्या समझे? किस स्थान का स्वामी है, इससे बड़ा फर्क। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने बताया, आपने शायद सुना हो कि शुक्र जो है वो द्वादशेश भी हो जाएगा, है ना। तो द्वादशेश होने का बुरा प्रभाव क्या है, अब समझ में आएगा। क्या प्रभाव है? 6, 8, 12 का स्वामी हो गया, है ना। तो 6, 8, 12 का स्वामी हो गया तो निर्बल हो जाएगा। वहीं यदि केंद्र का स्वामी हो जाए तो अच्छा होगा, त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, मार्क का स्वामी हो जाए, 2, 7 का स्वामी हो जाए, मार्केश हो जाएगा। समझिए, तो इस तरह किस स्थान का स्वामी, ये भी ग्रह के बल और निर्बल को बताएं। ठीक है। चौथा, युति संबंध। युति संबंध क्या होता है? किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है। यदि अपने मित्र के साथ बैठेगा तो कैसा फल करेगा? अच्छा करेगा, बुरा करेगा? अच्छा करेगा। यदि अच्छा करेगा। के साथ बैठ जाए तो कैसा करेगा? बुरा करेगा। यदि सम के साथ बैठ जाए तो सामान्य रहेगा। और आप कुछ ग्रहों के एक्सेप्शन भी पढ़े होंगे आपने। यदि बुध किसी के साथ बैठ जाता है तो बुध वैसा ही फल करने लगता है जैसा दूसरा ग्रह हो। बुध यदि सूर्य के साथ बैठ जाए, अधिकतम बुध किसके साथ बैठता है? सूर्य के साथ बैठता है। सूर्य के साथ। कोई बताएगा ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों? बुध सूर्य के साथ सबसे ज्यादा क्यों बैठता है? और बुध सबसे ज्यादा अस्त रहता है। क्योंकि वो सूर्य के साथ नजदीक है ना बुध का। हाँ, क्योंकि बुध के सूर्य से सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है? बुध है। ठीक है, जब आप सौरमंडल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सन, उसके बाद है क्या है? उसके बाद है बुध, मरकरी। बुध। ठीक है, तो सबसे और इसलिए अस्त रहता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो दब जाता है बार बार। तो बुध जो है अस्त रहेगा। क्यों अस्त रहेगा? इसका देखिए साइकोलॉजिकल या आप समझेंगे फिलोसॉफिकल। जब प्रभाव होता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को दबा लेता है प्रभाव। ठीक है, तो बुध क्या? बुद्धि है। और सूर्य क्या है? सूर्य है प्रभाव। ठीक है, तो इसलिए प्रभाव भी बुद्धि का काम भी करता है। तो सर उसमें ये भी कहते हैं ना बुध आदित्य योग बना। हाँ, बुधादित्य योग बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति प्रभाव नहीं। बुधादित्य योग कब फलित होता है? जब बुध अस्त ना हो। बुध यदि अस्त हो जाएगा तो बुधादित्य योग का प्रभाव कम हो जाएगा। बुध अस्त ना हो, बुध अस्त ना हो तो बुद्धि भी काम करे और प्रभाव भी काम करे, है ना, आपकी आत्मा भी काम करे, तो फिर बुधादित्य योग बने। इसके बाद किस ग्रह से दृष्ट है? कौन सा ग्रह देख रहा है? पांचवा योग क्या हुआ? दृष्टि संबंध जो हमने बताया था ना। यदि सूर्य है और सूर्य को शनि देख रहा है तो शनि क्या करेगा? सूर्य को बली करेगा या निर्बल करेगा? बता। निर्बल करेगा क्योंकि शत्रु है। और यदि उसे कोई मित्र देखे तो उसे बली कर देगा। बृहस्पति देखे तो बली करेगा, उसका बल बढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद अंतिम है कि वो षड्वर्ग में शुभ है या अशुभ है। षड्वर्ग कुंडली में वो शुभ स्थान में है कि अशुभ स्थान में। षड्वर्ग कुंडलियां कौन सी होती है? चंद्र कुंडली हो गई, उसके बाद नवमांश कुंडली हो गई, होरा कुंडली है, द्रेशकाण है। ठीक है, अलग अलग जो कुंडलियां बनती हैं उन कुंडलियों में उस ग्रह की पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो अलग अलग कुंडलियों से अलग अलग विचार भी होते हैं, वो मैं एडवांस वाले में पढ़ेंगे। और तो ये समझिए ग्रह 6 प्रकार से बली या निर्बल होता है, समझे। अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सिर्फ राशि को देख करके फलादेश करना एक सामान्य प्रक्रिया, इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे। कोई कहे कि सिर्फ राशि को देख करके फलादेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो होगी ना वो 70% होगी, 30% एक्सेप्शन। 70% बहुत बड़ा एरिया होता है। 70, तो यदि आप मान लीजिए आप 10 बार कोई तीर फेंकेंगे तो 7 बार आपका लगेगा, 70% का मतलब। तो इसलिए राशि देखकर भी राशि का बड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन उसके बाद प्रभाव किसका आएगा? ग्रहों का आएगा, भाव का आएगा। और ग्रह कैसे प्रभाव देंगे? 6 तरह से प्रभाव देंगे। मतलब एक ग्रह बली है या निर्बल है कैसे पता चलेगा? 6 चीजें देखनी पड़ेगी उसकी। कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन देख रहा है, किस राशि में है, किस भाव में है, षड्वर्गों में कैसा है। तो ये सब देखने के बाद आप तय करेंगे कि वो ग्रह बली है निर्बल है। कल आप ग्रहों के मित्र और शत्रु और ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि आप याद करके आएंगे। याद न भी हो तो अपने सामने लिख लें, जब हम चर्चा करेंगे तो आप उसे देख के समझते रहेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। घर से